शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल बिजनेस। वीडियो नंबर इसका फर्स्ट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, डिस्टिंग्विश करना इंटरनल और इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, यानी इंटरनल कहने का मतलब विद इन द कंट्री जो बिजनेस होता है और बाहर के साथ जो बिजनेस होता है उसमें क्या डिफरेंस है। स्कोप क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, एनुमरेट द बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी किसी को भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड स्कीम अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल फर्म्स। ठीक है, क्या क्या इंसेंटिव और स्कीम्स है। Discuss the role of different organization for promotion of international business. International business के promotion के लिए अलग-अलग organization है, आगे हम पढ़ेंगे WTO और ये सब होगा, तो उनका क्या-क्या schemes, उनका क्या role है। ठीक है, so list the major international institutions and agreement at the global level for promotion of international trade and development। ठीक है, international institutions और agreement क्या हुआ, क्या-क्या वो एग्रीमेंट्स है जिनको क्यों किया गया, ताकि कि इंटरनेशनल बिजनेस बढ़े। अब केस स्टडी देखते हैं। मिस्टर सुधीर मनचंदा इज ए स्मॉल मैन्युफैक्चरर ऑफ, एक सेकंड, small manufacturer of automobile component. His factory is located in Gurgaon and employs about 55 workers with an investment of rupees 9.2 million, यानी 1 करोड़ के आसपास in plant and machinery. Due to recession in the domestic market, he foresees prospect of his sales going up in the next few years in the domestic market. ठीक है, एक सेकंड. He is exploring the possibility ऑफ गोइंग इंटरनेशनल, यानी धीरे धीरे डोमेस्टिक मार्केट यानी विद इन द कंट्री जो हमारा इनका मार्केट था उसमें ये अपने सेल्स को डिक्लाइन होते हुए देख के, नहीं डिक्लाइन नहीं, एक सेकंड, डोमेस्टिक मार्केट में इसका सेल बढ़ रहा था। ठीक है, पिछले कुछ साल में। अब धीरे धीरे क्या चाहता है, ये चाह रहा था कि अब हम लोग इंटरनेशनली जाए। ठीक है, सम ऑफ हिज कंपटीटर्स आर ऑलरेडी इन एक्सपोर्ट बिजनेस, इसके ऑलरेडी कुछ कंपटीटर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस में थे। A casual talk with one of his close friend in the tire business reveals that there is a substantial market for automobile component and accessories in Southeast Asia and Middle East। ठीक है, बात की अपने फ्रेंड से तो उसको पता चला कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में इस बिजनेस का बहुत प्रोस्पेक्ट है। But his friend also tells him doing business internationally is not the same as carrying out the business within the home country। ठीक है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस करना डोमेस्टिक बिजनेस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एज वन हैज टू ऑपरेट अंडर मार्केट कंडीशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट आर वन फेसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। जो हमारा, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करते हैं तो फिर वहां का कंडीशन और हमारे डोमेस्टिक मार्केट का अलग होता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ऑपरेट करना इंटरनेशनल मार्केट में। मिस्टर मनचंदा is moreover not sure as to how he should go about setting up international business. Should he himself identify and contact some overseas customer and start exporting directly to them, or else route his products through export houses which specializes in exporting products made by others। ठीक है, यानी यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, या तो तुम कोई ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टिंग एजेंसी है उसके थ्रू अपना सामान बाहर भेजो या खुद ही भेजो। ठीक है, Mr. Manchanda's son, who had just returned after an MBA in USA, suggested that they should set up a fully owned factory in Bangkok for supplying to customers in Southeast Asia and Middle East। ठीक है, उसने सजेस्ट किया कि खुद का ही ऑन फैक्ट्री बैंकॉक में ओपन किया जाए। सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देयर, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप किया जाए। देयर विल हेल्प देम सेव कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। लॉजिक क्या दिया कि वहां पे क्यों किया जाए, ताकि कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा जो इंडिया से बना के फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, उससे बेहतर है हम बैंकॉक पे ही एक फैक्ट्री ऑन करें, वहीं पे मैन्युफैक्चर करें, ताकि कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा वो सेव हो। दिस वुड आल्सो हेल्प देम coming closer to the overseas customer। अगर हम वहीं पे बनाएंगे और बेचेंगे तो ज्यादा चांस है कि वहां के ओवरसीज जो हमारे कस्टमर हैं उनके साथ हमारा
क्लोज रिलेशन हो जाए, ठीक है। Mr. Machanda is in a fix as to what to do. In the face of difficulties involved in overseas venture, as pointed out by his friend, he is wondering about the desirability of entering into global business. He is also not sure as to what the different ways of entering into the international market are and which one will be the best suit his purpose. यानी कि अल्टीमेटली बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया और वो कंफ्यूज हो गया कि किस मेथड के साथ उसको जाना चाहिए। अब ये सुझाव हम लोग उसको देंगे कब? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। Introduction. Countries all over the world are undergoing a fundamental shift in the way they produce and market various products and services. The national economies, which so far were pursuing the goal of self-reliance, are now becoming increasingly dependent upon others for procuring as well as supplying various kinds of goods and services. पहले एक देश खुद ही का रॉ मटेरियल यूज करके खुद का सामान बना के खुद ही कंज्यूम करता था, ठीक है। अब क्या है, या तो प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी बाहर से मंगवाया जा रहा है और प्रोड्यूस करके वो बाहर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। Due to increased cross-border trade and investment, countries are no more isolated. धीरे धीरे जो हमारा क्रॉस बॉर्डर यानी एक देश से दूसरे देश जो हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, उसके थ्रू जो आइसोलेशन यानी अकेलापन था कि कंट्री एक देश अकेले ही अपना काम कर लेता था, वो दूर हो रहा है। The prime reason behind this radical change is the development of communication technology infrastructure etc. और मेन रीजन क्या है? कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड हो गया, ठीक है। Emergence of new modes of communication and development of faster and more efficient means of transportation have brought nations closer to one another, ठीक है। कम्युनिकेशन फास्ट होने की वजह से सभी देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, ठीक है। Countries that were cut off from one another due to geographical distances and socio-economic differences have now started increasingly interacting with others. WTO and reforms carried out by the government of different countries have also been a major contributory factor to the increased interactions and business relations among the nation, ठीक है। देखो, एक तो WTO है जिसका काम ही है क्या? इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड काम करना, ठीक है। तो वो भी इस चीज पे फोकस करता है कि हम कैसे एक देश मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री का गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करता है और दोनों एक दूसरे से मतलब वहां के बिजनेसमैन यहाँ के बिजनेसमैन उनके बीच में बात होता है, उसके थ्रू भी इंटरेक्शन बढ़ता है, ठीक है, और बिजनेस रिलेशन भी बढ़ता है, ठीक है। We are today living in a world where the obstacle to cross-border movements of goods and persons have substantially come down. The national economies are increasingly becoming borderless and getting interacted into the world economy. Little wonder that the world has today come to be known as a global village. आज के डेट में हम बोल सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है, ठीक, जहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है इन सेंस ऑफ ट्रेडिंग। Business in the present day is no longer restricted to the boundaries of the domestic country. More and more firms are making forays into the international business, which present them with numerous opportunity for growth and increased profit. यानी सारे businesses जो भी opportunity उनको मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में वो ले रहे हैं और उसके थ्रू अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। इंडिया हैज बीन ट्रेडिंग विद अदर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट it has of late considerably speeded up its process of integrating with the world economy and increasing its foreign trade and investment. See box A. India embarks on the path of globalization, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम लोग मीनिंग क्या है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल business. Business transaction taking place within the geographical boundary of the nation is known as domestic or national business. जो within the geographical boundary of the nation जो भी business होता है, यानी बायर और सेलर जब देश के अंदर ही है तो domestic business होगा, ठीक है। It is also refers to as internal business, इसी को हम लोग internal business भी या home trade भी कहते हैं। दूसरा
manufacture and trade beyond the boundary of one's own country is known as international business. यानी जब एक देश से दूसरे देश में सेल परचेज हो जाए, ट्रेडिंग, चाहे सेलर या बायर कोई भी अगर इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। उसको इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे, ठीक है, या एक्सटर्नल बिजनेस भी। Therefore be defined as those businesses activity that take place across the national frontier, ठीक है, यानी नेशनल बाउंड्री के बाहर जो ट्रेड हो उसकी को बोलेंगे। It involves not only the international movement of goods and services but also of capital, personal, technology, intellectual property like patent, trademark, know-how and copyright। देखो सेल परचेज केवल गुड्स और सर्विस का ही नहीं हो सकता है कि वहां के लोग यहाँ पे पैसा लगाएं, वहां के लोग यहाँ पे काम करें, वहां के टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सब होता है वो भी यूज एक देश का दूसरे देश में, ठीक है, इनको भी हम इंटरनेशनल बिजनेस के ही कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, इससे पहले ये जो हमारा टेबल है, इंडिया embarks on the path of globalization, ये देख लेते हैं। International business has entered into a new era of reforms. India too did not remain cut off from this development. India was under a severe debt trap and was facing crippling balance of payment crisis, ठीक है, यानी कि इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया था और बहुत सारा दूसरे देश से लोन ले लिया था इंडिया ने, ठीक है, यानी डेट यानी लोन के तले दबा हुआ था। इन 1991 इट अप्रोच्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंडिया गया 1991 किसके पास? आईएमएफ के पास, फॉर रेजिंग फंड्स टू टाइड ओवर इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट था, यानी कि सिंपल समझो कि इंडिया का जो इनकम होता था, ओवरऑल गवर्नमेंट का जो इनकम होता था उसके एक्सपेंस से कम था, और एक्सपेंस ज्यादा है तो डेफिसिट ज्यादा हो गया था, ठीक है। आईएमएफ एग्री टू लेंड मनी टू इंडिया। आईएमएफ बोला ठीक है मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त रखा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इंडिया वुड अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस टू बी एबल टू इंश्योर रीपेमेंट ऑफ बोरोड फंड, ठीक है। और इंडिया को एक सब्जेक्ट मतलब ये किया, उसने कंडीशन दिया, क्या आप कुछ अपने सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाओ, ठीक है, ताकि कि आपका बिजनेस बढ़े और आपका इनकम हो और अल्टीमेटली आप अपने बोरोड फंड्स को रीपे कर पाओ। इंडिया हैज नो अल्टरनेटिव, इंडिया के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था बट टू एग्री द प्रपोजल। इट वाज द वेरी कंडीशन इंपोज्ड बाय आईएमएफ व्हिच मोर और लेस फोर्स्ड इंडिया टू, और इसी रीजन की वजह से लिबरलाइज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसी वजह से क्या हो गया, इंडिया ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को लिबरलाइज कर दिया। Since then fairly large amount of liberalization at the economic front has been taken place। मतलब स्टार्ट हुआ था जो 1991 में, उसके बाद तो बहुत सारा लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया। Though the process of reforms has somewhat slowed down, धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो हुआ है। India is very much on the path of globalization and integrating with the world economy. While on the one hand many MNCs have ventured into Indian market for selling their products and services, many Indian companies too have stepped out of the country to market their products and services to consumer in foreign market, ठीक है, यानी जैसे दूसरे देश की कंपनीज इंडिया में आए जिनको हम एमएनसी बोल सकते हैं, वैसे इंडियन कंपनी भी दूसरे देश में जाके वहां पे एमएनसी बनी, ठीक है। आगे इट मे बी मेंशन्ड हियर, it may be mentioned here that mostly people think of international business as international trade, but this is not true. No doubt international trade comprises export and import of goods। देखो इंटरनेशनल बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में ऑलरेडी हमने देखा था, ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड रादर सर्विसेज भी होता है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में हमने क्या देखा, तो उसमें सब कुछ होता है, चाहे आप कैपिटल दे, कॉपीराइट हो कैपिटल या इन्वेस्ट हो, कैपिटल हो, ह्यूमन कैपिटल हो, ठीक है, ट्रेडमार्क हो, हाँ, और टेक्नोलॉजीज हो, ठीक है, तो सभी मिला के इंटरनेशनल बिजनेस बनता है। और इंटरनेशनल यानी बोल सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस का एक पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। No doubt, international trade comprising export and imports of goods has historically been an important component of international business, but of late, the scope of international business has substantially expanded.
international trade in services such as international travel and tourism, transportation, communication, banking, warehousing, distribution and advertising has considerably grown. The other equally important development are increased foreign investment. Foreign investment भी धीरे-धीरे बढ़ा and overseas production of goods and services. Company have started increasingly making investment in the foreign country. धीरे-धीरे investment भी दूसरे country में मतलब companies कर रही हैं and undertaking production of goods and services in foreign country to come closer to the foreign customer, ताकि कि वो कस्टमर के साथ जो अभी पिछले हमने वो भाई MBA करके आया था यूएसए से, तो उसने भी एडवाइस दिया था ना कि हांगकांग में ही अपना सेटअप तैयार किया जाए, ठीक है, तो वही एग्जांपल एंड सर्व देम मोर इफेक्टिवली एट लोअर कॉस्ट. All these activity form part of international business. To conclude, we can say that international business is a much broader. Ultimately हम क्या बोल सकते हैं कि international business is a much broader than term as is comprised of both trade and production of goods and services across frontiers. Regions for international business, यानी कि international business करने का क्या reason? The fundamental reason behind international business is that the countries cannot produce equally very well or cheaply all that they need. ठीक है, देखो हर देश का अपना अपना मेरिट है और डिमेरिट, ठीक है, और उनके मेरिट और डिमेरिट को ध्यान में रखते हुए वो कुछ सामान जो बनाएगा वो बहुत चीप होगा. फॉर एग्जांपल कुछ रीजन है जो पेट्रोलियम, जो भी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इंडिया में महंगा और जो गल्फ कंट्रीज है उसमें सस्ता है, ठीक है, तो हर कंट्री का अपना मेरिट होगा किसी क्षेत्र में, ठीक है, एरिया में. मैं क्या बोल रहा था कि सभी कंट्री के पास अपना अपना रिसोर्सेस होता है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि उनके यहाँ क्या बनाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा. और कोई ऐसा देश नहीं हो सकता कि जो उसको रिक्वायर्ड हो वो उस चीज को चीपली बना पाए, ठीक है, ऑल दैट दे नीड. दिस इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. का मेन रीजन क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हर जगह सारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, among them are differences in their productivity level, availability of various factors of production such as mute कर दो तुम, of various factors of production such as labor, capital and raw material that are required for producing different goods and services differ among nation. यानी जो भी raw material हो गया, labor हो गया, capital हो गया, जो required है किसी भी nation को अपने जो भी required products है उसको बनाने के लिए वो अलग अलग है, ठीक है, मतलब जो चाहिए वो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा उनके पास. Moreover, labor productivity and production costs differ among nations due to various socio-economic, geographical and political regions. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर का रेट, लेबर का जो चार्ज होता है वो इंडिया में एज कम्पेयर टू जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे सस्ता होगा, तो ये भी इंडिया के लिए एक थोड़ा बहुत बेनिफिट है. Due to these differences, it is not uncommon to find one particular country being in a better position to produce better quality products and or at a lower cost than what other nations can do. Suppose करो इंडिया में लेबर सस्ता है, मान के चलो, ठीक है, तो इंडिया में वो प्रोडक्ट सस्ता बनेगा जिसमें ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो इसी वजह से अच्छा इंडिया में सस्ता पड़ा तो इंडिया में बना के और दूसरे कंट्री में जहां पे महंगा पड़ रहा है बनाने में उसको दे देंगे ताकि कि उनका कुछ सेविंग हो जाएगा और मेरा जो मार्जिन होगा वो ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है. In other words, we can say that some countries are in an advantageous position in producing selected goods and services which other country cannot produce that effectively and efficiently. At home, and procuring the rest through trade with other country which the other country can produce at lower cost. यानी बेच देंगे जो हमारे लिए सस्ता और खरीद लेंगे जो उनके लिए सस्ता और हमारा बनाना महंगा पड़ रहा है, ठीक है. दिस इज प्रिसाइसली द रीजन एज टू व्हाई, और यही मेन रीजन है क्या, ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है. देखो कोई देश दूसरे देश के पास, मान लो इंडिया है, तो कोई सामान क्यों खरीदेगा जब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पे अवेलेबल तो है लेकिन महंगा रेट पे बन रहा है, ठीक है, यही रीजन है मेन ग्लोबलाइजेशन का. The international business as it exists today is to a great extent the result of geographical specialization as pointed out above. Fundamentally, it is for the same reason that domestic trade
between two states or regions within a country takes place. Most state or region within the country tend to specialize in production of goods and services for which they are best suited. जैसे कि अगर इंडिया का ही बात करो तो इंडिया में अलग अलग स्टेट है, उनका भी थोड़ा बहुत अलग अलग पॉलिसीज है. अगर कोई वेस्ट बंगाल का है, वो दूसरे स्टेट सपोज करो बिहार और यूपी से कोई सामान क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको पता है कि वेस्ट बंगाल में अगर वो सामान खरीदेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, तभी तो खरीदने जाता है दूसरे स्टेट से. ठीक है. तो यही लॉजिक भी होता है हमारा इंटरनल ट्रेड का भी. क्या कि जो स्टेट के पास जो ज्यादा रिसोर्सेस है, जिनके लिए वो चीज सस्ता पड़ता है, वहां से वो लोग खरीदते हैं. In India, for example, while West Bengal specializes in jute product, for example, West Bengal में jute products ज्यादा मिलते हैं या ज्यादा सस्ते होते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा बनता है. ठीक है. तो कोई भी स्टेट वेस्ट बंगाल से ही मंगवाएगा जूट प्रोडक्ट्स. ठीक है. मुंबई एंड neighboring areas in Maharashtra are more involved with production of cotton textile. Cotton textile के लिए महाराष्ट्र का कुछ सिटी या स्टेट है. ठीक है. The same principle of territorial division of labor is applicable at the international level too. Most developing countries which are labor abundant, for instance, specialize in producing and exporting garments. Since they lack capital and technology, they import textile machines from the developed nation, which is latter are in a position to produce more efficiently. ठीक है. Suppose करो इंडिया के पास लेबर ज्यादा है. ठीक है. तो अच्छा, लेबर केवल तो सारा काम नहीं कर सकता, तो इंडिया अपने लेबर को यूज करके और बाहर से मशीन इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को इफिशिएंटली बना पाएगा. What is true for the nation is more or less true for the firms. Firms too engage in international business to import what is available at lower prices in other country and export goods to other country where they can fetch better prices for their products. ठीक है. यानी कोई भी जो भी हमारा बिजनेस है, वो बाहर से रॉ मटेरियल खरीदेगा. एक बात बताओ, अगर इसी देश में सेम क्वालिटी का अगर रॉ मटेरियल मिले और बाहर से, तो बाहर से कब खरीदेगा? जब बाहर वाला उसको सस्ता पड़ेगा. ठीक है. और बाहर बेचेगा कब? जब उसको पता है कि जो वो डोमेस्टिक मार्केट में सामान बेच रहा है, उससे अगर बाहर महंगा में बिकेगा तो बाहर बेचेगा. Besides price consideration, there are several other benefits which nations and firms derive from international business. ठीक है. ये तो सिंपल हो गया बेनिफिट जो प्राइस के टर्म्स में हम बोल रहे हैं. उसके अलावा और भी हमारा फैक्टर्स होता है. In a way, this other benefit to provide an impetus to nation and firm to engage in international business. We shall turn our attention to some of this benefit accruing to nation and firms from engaging in international business in later section. आगे हम पढ़ेंगे कि और क्या बेनिफिट नेशन को होता है. अब इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. ठीक है. इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. Conducting and managing international business operation is more complex than undertaking domestic business. ठीक है. यानी इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है as compared to domestic business because of variations in political, social, cultural and economical involvement of other countries. ठीक है. मान लो अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया का ज्यादातर मैं पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल या इन्वायरमेंटल जो भी सिचुएशन होगा वो बढ़िया से जानता हूँ. जब मैं दूसरे देश में जाऊंगा तो पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर हम काम कर पाएंगे. ठीक है. Business firms find it difficult to extend their domestic business strategies to foreign market. और इसी वजह से सारा कंडीशन अलग होने की वजह से जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारा स्ट्रेटेजी था वो बाहर काम नहीं करने वाले. वहां के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी मुझे ड्राफ्ट करना पड़ेगा. To be successful in overseas market, they need to adapt their product pricing, promotion and distribution strategies and overall business plans to suit the specific requirement of the target foreign market. और इसी हिसाब से वो अपना जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे आगे का. ठीक है. Key aspects in respect of which domestic and international business differ from each other are discussed below. ठीक है. यानी मेन जो डिफरेंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में उसका पॉइंट्स दिया है यहाँ पे. पहला, नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर. यहाँ पे जो होता है डोमेस्टिक में नेशनलिटी दोनों का सेम ही कंट्री होता है और उस केस में अलग अलग कंट्री का होता है. ठीक है. नेशनलिटी
of the key participant, that is buyer and seller, to the business deal differ between domestic and international business. In the case of domestic business, both buyer and sellers are from the same country. This makes it easier for both the parties to understand each other and enter into business deal. तो दोनों सेम ही देश का है, तो नॉर्मली जो एग्रीमेंट होगा या दोनों एक दूसरे को ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है. बट दिस इज नॉट द केस इन इंटरनेशनल बिजनेस वेयर बायर एंड सेलर कम फ्रॉम द different country, because the differences in their language, attitude, social customs and business goals and practices, it becomes relatively more difficult for them to interact with one another and finalize business transactions, ठीक है. और इसीलिए दूसरे देश के होने की वजह से प्रॉब्लम पड़ सकता है, ठीक है, मतलब दिक्कत होता है. नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर. Domestic and international business also differ in respect of nationality of other stakeholders, such as employee, supplier, shareholder, partner, general public, who interact with the business firm. यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है उस केस में सभी स्टेक होल्डर एक ही कंट्री के होने वाले हैं, लेकिन जब मेरा इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो उसमें दो ही देश इन्वॉल्व नहीं होगा, बहुत सारा देश हो सकता है उस केस में, तो ठीक है. While in case of domestic business all such factors become to one country. इस केस में ये सारे फैक्टर एक ही देश के होते हैं डोमेस्टिक वाले केस में, and therefore relatively speaking depict more consistency in their value system and behavior. Decision making in international business becomes much more complex as the concerned business firm have to take into account a wider set of values and aspirations of the stakeholder belonging to different nations. Different यानी दो ही नहीं है, बहुत सारे nations हो सकते हैं, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय कहाँ से का होगा कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है, या जो मेरे इन्वेस्टर्स होंगे वो भी एक से ज्यादा देश का हो सकता है. अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हो गया, जो हमारा लेबर हो गया, फिर लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ये कहाँ से आएगा. इस केस में सेम नेशन का होगा, उस यानी मेन जो डिफरेंस, हर चीज का डिफरेंस वो इसी चीज से क्रिएट करने वाले हैं. वहां पे एक ही नेशन इन्वॉल्व है, वहां पे एक से ज्यादा नेशन इन्वॉल्व. द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स लाइक labor and capital is generally less between countries than within country. While these factors of movement can move freely within the country, there exist various restrictions to their movement across nation. ठीक है, अगर सेम ही देश मतलब एक ही इंडिया के अंदर ही गुड्स को मूव करना होगा तो रिलेटिवली इजियर है एज कम्पेयर टू कि दूसरे देश से मंगवाओगे, वहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होता है, चेक बैलेंस होता है ज्यादा, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस, इवन द वेरिएशंस इन socio-cultural environment, geographic influences and economic conditions come in a big way in their movement across countries. This is especially true of the labor, which finds it difficult to adjust to the climatic, economic, social, cultural condition that differ from the country to country. इसके अलावा और सारे भी फैक्टर्स हैं जो कि अकाउंट फॉर करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो कल्चरल कंडीशन, ये सब भी अफेक्ट करता है. अगला हमारा कस्टमर हेटेरोजेनिटी अक्रॉस मार्केट. Since buyer in international market hail from different countries, they differ in socio-cultural background. Differences in their taste, fashions, language, beliefs and customer attitude and product preference cause variations is not only their demand for different product and services but also variations in their communication pattern and purchases behavior. ठीक है, यानी इसी वजह से ये सभी चीज में डिफर करेंगे, उनका डिमांड अलग होगा, ठीक है, उसके अलावा उनका जो टेस्ट हो गया, पैटर्न हो गया, लैंग्वेज हो गया, सब कुछ अलग है, ठीक. It is precisely because of the socio-cultural differences that while people in China prefer bicycle, the Japanese in contrast like to ride bikes. Similarly, while people in India use right-hand driven car, American drive cars fitted with steering brakes etc on the left side. ठीक है. Moreover, while people in USA change their TV, bike and other consumer durable very frequently within 2 or 3 years of their purchase, Indians mostly do not go in for such replacement until the product currently with them have totally worn out. ठीक है, जैसे कि यूएसए में सब लोग 2-3 साल में ये सारे प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं, इंडिया में लास्ट तक वेट किया जाता है जब तक से
बिल्कुल खराब ना हो जाए. Such variations greatly complicate the task of designing products and evolving the strategies appropriately for the customer in different country. इसी वजह से अलग अलग देश के लिए अलग अलग कस्टमर्स जो उनका एटीट्यूड है, प्रेफरेंस है, टेस्ट है, उस हिसाब से अलग अलग सामान बनाना पड़ता है. दो टू सम एक्सटेंट कस्टमर्स विद इन द कंट्री टू डिफर इन देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, these differences become more shrinking when we compare with customers across nation. ऑल्दो एक देश के अंदर भी अलग अलग टाइप के कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू जब हम दूसरे देश से कंपेयर करें तो यहाँ पे तो थोड़ा ही होगा. अगला हमारा डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस. द डिफरेंसेस in business system and practices are considerably much more among countries than within a country. Countries differ from one another in terms of their socio-economic development, availability, cost, and efficiency of economic infrastructure and market support service, and business customs and practice due to their socio-economic milieu and historic coincidence. All such differences make it necessary for firms interested in entering into international market to adapt their production, finance, human resources, and marketing plans as per the condition prevailing in the international market. यानी जो भी देश यानी जो भी कंट्री जो भी कंपनी दूसरे देश में जाएगा तो वहां पे उसको किस हिसाब से प्रोडक्शन करना है, कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ से ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करना है और अपने गुड्स को मार्केट कैसे करना है, ये सब वो कैसे डिसाइड करेगा, जो उस देश में का कंडीशन है उस हिसाब से. पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स such as the type of government, political party system, political ideology, political risk, etc. have a profound impact on the business operation. ठीक है, किसी भी देश में बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पॉलिटिकल फैक्टर ज्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वही जो गवर्नमेंट होगा वही रूल रेगुलेशन वहां का बनाने वाला है. सिंस अ बिजनेस पर्सन इज फैमिलियर विद द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ हिज और हर कंट्री, ही सी can well understand it and predict its impact on the business operation. जैसे एक देश के अंदर जो भी पॉलिटिकल घटनाएं होंगे उसके बारे में वो वेल नॉन होगा कि क्या होने वाला है इसका. ठीक है, लेकिन दूसरे नेशन के कंपैरिजन में वो नहीं समझ पाएगा. But this is not the case with international business. Political environment differs from one country to another. One needs to make special efforts to understand the differing political environment and their business implications. Since political environment keeps on changing, one need to monitor political changes and an ongoing basis in the concerned countries and devise strategies to deal with the diverse political risk. यानी कि अगर आप जिस भी देश में बिजनेस अपना करने वाले हो वहां का पहले आपको पॉलिटिकल सिचुएशन बढ़िया से समझना पड़ेगा ताकि कि आप उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाओ. A major problem with a foreign country political environment is a tendency among nations to favor products and services originating in their own country to those coming from outside country. जो नॉर्मली बाहर के जो देश है वो लोग क्या फोकस करते हैं कि वही प्रोडक्ट उनके देश में बिके जो उनके देश में बना हुआ है, rather than कि बाहर से इंपोर्ट करके. While this is not a problem for business firms operating domestically, वैसे इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. It quite often becomes a severe problem for the firms interested in exporting their goods and services to other nation or setting up their plants in overseas market. ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो लोगों को जो दूसरे देश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. ठीक है, अगला है हमारा business regulations and policies. Coupled with its socio-economic environment and political philosophies, each country evolves its own set of business law और उसी according वो अपने business law और regulation बनाते हैं. Though these laws, regulation and economic policies are more or less uniformly applicable within a country, they differ widely among nations. ठीक है, यानी जो भी देश बनाएगा वो पॉलिसीज अपना अपना बनाता है. तो एक देश के अंदर है तो नॉर्मली तो पॉलिसी सेम होता है, लेकिन जब दो चार देश इन्वॉल्व होते हैं तो मतलब दूसरे देश में अलग रूल रेगुलेशन होता है. टैरिफ एंड टैक्सेशन पॉलिसीज, इंपोर्ट कोटा सिस्टम, सब्सिडीज एंड अदर controls adopted by nations are not the same as in other country and of discriminating against foreign products and services and capital. ठीक है, currency used in business transactions.
Another important differences between domestic and international business is that the latter involves the use of different currencies. ठीक है, यानी कि जो मेरा इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें अलग करेंसीज होता है as compared to the national currency. ठीक है, since the exchange rate that the price of one currency expressed in relation to that of the another country's currency keeps on fluctuating, it adds to the problem of international business firms in fixing prices of their products and hedging अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यानी कि जब हम दूसरे देश के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा अपना करेंसी नहीं चलने वाला है, और अपना करेंसी नहीं चलने वाला है लेकिन है तो हमारे पास नेशनल करेंसी, तो उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, वो जो हमने डिसाइड किया कि हम इस करेंसी के अकॉर्डिंग डील करेंगे, और वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये भी एक रिस्क है इसमें भी। ठीक है, ये वाला जो था ना डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, इंटरनेशनल बिजनेस इज मच ब्रॉडर देन इंटरनेशनल ट्रेड। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है हमारा मेनली ट्रेड में, और ये सब बिजनेस में होता है। इसके अलावा और क्या वेराइटी ऑफ वेज इन विच द फर्म ऑपरेट इंटरनेशनली। Major forms of business operation that constitute international business are as follow. जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है उसका क्या क्या कंपोनेंट है। पहला तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी गुड्स बोलने का मतलब गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, मर्चेंडाइज मींस गुड्स दैट आर tangible, that is those that can be seen and touched. When viewed from this perspective, it is clear that while merchandise export means sending tangible goods abroad, merchandise import means bringing tangible goods from foreign country to one's own country. Merchandise export and import are known as trade in goods. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग गुड्स का ट्रेडिंग बोलते हैं। इंक्लूड्स ओनली टेंजिबल गुड्स एंड एक्सक्लूड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता क्योंकि मर्चेंडाइज का मतलब ही होता है गुड्स। अच्छा, सेकंड इसके अंदर क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, सर्विस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, इसमें सर्विस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी पहला यानी मर्चेंडाइज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मिला के हमारा क्या बन जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन्वॉल्व ट्रेड इन intangible. It is because of the intangible aspect of these services that trade in services is also known as invisible trade, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, invisible trade, क्योंकि जो services होते हैं वो intangible होते हैं, invisible होते हैं। A wide variety of services are traded internationally, and this include tourism and travel, boarding and lodging, hotel and restaurant, entertainment and recreation, transportation, professional services such as training, recruitment, consultancy and research, communication, postal, telephone, fax, courier and other audio-visual services, construction and engineering, marketing, that is wholesaling, retailing, advertising, marketing, research and warehousing, educational and financial services such as banking and insurance. Of this, tourism and transportation and business services are the major constituent of world trade services. ठीक है, इसमें से भी मेन क्या है, मेन यही तीन है जो कि हमारे सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा योगदान देता है। कौन कौन सा, एक तो टूरिज्म हो गया हमारा, एक बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस सर्विसेज। अगला हमारा कंस्टिट्यूएंट है इंटरनेशनल बिजनेस का लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। परमिटिंग अनदर पार्टी, ये क्या होगा, ये आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देना। ठीक है, परमिट देना, permitting another party in a foreign country to produce and sell goods under your trademark, patent or copyright in lieu of some fee in another way is another way of entering into international business। यानी इंटरनेशनल बिजनेस में उतरने का एक और तरीका है क्या, कि अपना प्रोडक्ट का या जो भी आप सामान बनाते हो उसका लाइसेंस या फ्रेंचाइज दे देना दूसरे देश के किसी बिजनेसमैन को, ताकि कि वो आपके प्रोडक्ट को राइटली बनाए और बेचे और उसमें आपको कमीशन देते हैं। ठीक है, ज्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही बिकते हैं, चाहे तुमको क्या लगता है ये जो एडिडास होता है, प्यूमा होता है, नाइकी होता है, क्या वो वहां से थोड़ी बेचते हैं, वो अपना कॉपीराइट दे देते हैं, यहाँ पे लोग बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो भी वो होता है क्या स्टैंडर्ड जो होता है वो मेंटेन करना होता है इनको। ठीक है, it is under the licensing system that Pepsi and Coca-Cola are produced and sold all over the world by local bottlers in foreign countries। ठीक है,
जो हमारा पेप्सी और कोक बिकता है, कोका कोला बिकता है, वो अल्टीमेटली वहां से आने वाला नहीं है, इंडिया में ही मान लो बिक रहा है और उसने इंडिया में अपना लाइसेंस दिया हुआ है और यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है ऑन द स्टैंडर्ड्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड. Franchising is similar to licensing, but it is a term used in connection with provision of services. जो हमारा लाइसेंसिंग है वो सर्विसेज के लिए होता है, फ्रेंचाइजी गुड्स के लिए होता है. मैकडी फॉर इंस्टेंस ऑपरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट द वर्ल्ड ओवर थ्रू इट्स फ्रेंचाइजिंग सिस्टम. मैकडी का जो भी ये होता है वो सारा फ्रेंचाइजी होता है. ठीक है. अगला हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे देश में इन्वेस्ट करना. ये हम सारा पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का कंस्टिट्यूएंट. सबसे पहला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तीसरा था हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी, चौथा हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. फॉरेन इन्वेस्टमेंट involves investment of funds abroad in exchange for financial return. अच्छा, फॉरेन इन्वेस्ट करेंगे क्यों, फ्री में तो करेंगे नहीं, उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि कुछ रिटर्न मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, जिस भी फॉर्म में हो. फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इसमें दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो डायरेक्ट कर दो, दूसरा पोर्टफोलियो. डायरेक्ट कहने का मतलब वो उधर से पैसा भेजा और यहाँ पे एक कंपनी खुल गई, और दूसरा कि उसने डायरेक्टली वहां से किसी शेयर में या डिवेंचर में पैसा लगाते इंडियन स्टॉक मार्केट में. ठीक है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी सच एज प्लांट एंड मशीनरी इन फॉरेन कंट्री विद अ व्यू टू अंडरटेकिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस दोस कंट्री. ठीक है. यानी वहां से इन्वेस्टमेंट किया, वहां से डायरेक्ट पैसा आया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी या जो भी उनको अपना बिजनेस ऑपरेशन शुरू हो गया. ठीक है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट provides the investor a controlling interest in the foreign company known as direct इन्वेस्टमेंट, एफडीआई. ठीक है. इसके थ्रू उसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता है बिजनेस में, क्योंकि वो उस बिजनेस का सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसने किया हुआ है 50% से ज्यादा, इसलिए उसका कंट्रोल आ जाता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट वेंचर ऑन पीपीपी मॉडल. वो आगे हम पढ़ेंगे, ज्वाइंट वेंचर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. A company, if it so desires, can also set up a wholly owned subsidiary abroad by making 100% investment in foreign ventures. ठीक है. देखो सब्सिडरी क्या होता है, सब्सिडरी कहने का मतलब चलो आगे देखो. सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैंने किसी दूसरे कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक खरीद लिया. ठीक है. तो 50% नहीं, 51% बोलते हैं वैसे उसको, 51% और मोर. ठीक है. तो वो कंपनी मेरे लिए सब्सिडरी होगी और मैं उसके लिए होल्डिंग कंपनी होगा. तो मान लो कोई दूसरे देश की कंपनी है, उसने अगर इंडिया में उसने अपना एक 100% इन्वेस्टमेंट किया, 100% ऑन सब्सिडरी. ठीक है. यानी सारा का सारा उसी का पैसा लगा हुआ, किसी और का नहीं लगा हुआ. ठीक है. तो ये भी एक तरीका है, फुल कंट्रोल ओवर दी, और ताकि कि वो अपने सब्सिडरी पे पूरा कंट्रोल रख सके. अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड इज एन इन्वेस्टमेंट दैट अ कंपनी मेक्स इनटू अनदर कंपनी बाय द वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स और प्रोवाइडिंग लोन टू द लैटर एंड अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. पहले में तो वो ऐसा समझो कि अपना ही बिजनेस शुरू कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि किसी भी बिजनेस में वो बस पैसा लगा रहा है, और उसके थ्रू पैसा वो किसी भी फॉर्म में लगा सकता है, चाहे उसका शेयर ले ले, डिवेंचर ले ले, उसको लोन दे दे, समझ रहे हो, ताकि कि उसको अल्टीमेटली डिविडेंड मिले या इंटरेस्ट मिले. अनलाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टर्स अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डज नॉट गेट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशन. उसके में यानी पहले वाले में जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें वो उसका जो भी फंक्शनिंग होगा, मैनेजमेंट होगा, ऑपरेशन होगा, सारा वो लोग कंट्रोल करेंगे. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसको बस डिविडेंड और इंटरेस्ट से मतलब है, कोई भी बाकी काम नहीं करना है इसको. ठीक है. प्रोडक्शन और मार्केटिंग इन सब में काम नहीं करना उसको. ठीक है. इट सिंपली अर्न्स एन इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, बॉन्ड, बिल्स और नोट्स इन अ फॉरेन कंट्री और प्रोवाइडिंग लोन्स टू फॉरेन बिजनेस फर्म्स. ठीक है. अच्छा एक चीज देखो, और ये जो ऊपर है ये अल्टीमेटली वो जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था, डिफरेंसेस डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन
बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये डोमेस्टिक बिजनेस होगा, ये इंटरनेशनल बिजनेस, सारा वही वाला पॉइंट है, ठीक है। बस मैं हेडिंग पढ़ दे रहा हूँ एक बार। नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, याद आ रहा है, वही वाला पहला हेडिंग था उसका। तो इसमें नेशनलिटी एक देश का होता है, इसमें एक से ज्यादा देश। नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारा वही पॉइंट है। अगर वहां पे हार्ड लगे तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। अगला हमारा कस्टमर हेटेरोजेनिटी अक्रॉस मार्केट, differences in business system and practices, political system and risk, business regulation and policies, currency used in business transaction। यही 8 पॉइंट हमारा उस साइड भी था। यहाँ से इजीली तुमको देखो, यहाँ पे जो एक पेज में कवर हो गया, वहां पे हम लोगों ने 3-4 पेज में शायद पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से इजीली तुम समझ पाओ। अच्छा, एक सेकेंड, हम बॉक्स सी भी पढ़ लेते हैं। टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस सर्विसेज डोमिनेट इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जो सर्विसेज का मेनली, उसमें बहुत सारा सर्विस होता था। उसमें भी किसका दबदबा है? टूरिज्म हो गया, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस सर्विस डोमिनेंस। हाँ, तो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव इमर्ज्ड एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। Most of the airlines, shipping companies, travel agencies and hotels gets their major shares of revenue from their overseas customers and operations abroad. Several countries have come to heavily depend on services as an important source of foreign exchange earning and employment. India, for example, earns a sizable amount of foreign exchange from export of their services related to travel and tourism. ठीक है। अगला हमारा business services. When one country provides services to other country and in the process earns foreign exchange, this is also treated as form of international business activity. Fee received for the services like banking हो गया, insurance, rental, engineering and management services form part of country's foreign exchange earning. Undertaking of construction project in foreign countries is also an example of export of business services. The other example of such services include overseas management contracts where arrangements are made by one company for a company which provides personnel to perform general and specialized management functions for another company in a foreign country in lieu of the other country। यानी जो भी सर्विस से रिलेटेड काम किया गया है, जिसके थ्रू की जो हमारा डोमेस्टिक कंट्री है वो क्या अर्न करेगा? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। तो अल्टीमेटली जो भी हमारा सर्विसेज है, सर्विसेज में इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस सर्विसेज का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वीडियो को हम बंद करें। नेक्स्ट वाला वीडियो हम बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से शुरू करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।